हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी। राइट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या होती है, उसके सब डिविजन्स क्या होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी या नॉमेनक्लेचर जो हम एनाटॉमी में यूज करते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले एनाटॉमी होती क्या है, व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी बच्चों साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर हैं उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी की मॉर्फोलॉजी है ना, हम उसे पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर इन स्ट्रक्चर्स में आपस में कैसे लिंक है, ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं काम में, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो फिजियोलॉजी हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें एनाटॉमी क्लियर नहीं है। ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, उनके हम नाम जानते हैं। ठीक है। वो कहाँ प्लेस है, किस तरीके से वो पोजीशन है, कितने एंगल पे, वो सब हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो टर्म है बच्चों एनाटॉमी, ये एक ग्रीक वर्ड से आई है एनाटॉमी, जिसका मतलब होता है कटिंग अप। ठीक है बच्चों। तो सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी की अगर हम बात करें बच्चों, तो टोटल 10 सब डिविजन्स होते हैं, यानी कि 10 डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं एनाटॉमी की। क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी ना बच्चों बहुत कॉम्प्लेक्स है। पहले सेल होता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लेवल्स पे ना हमारी बॉडी बनी है। ठीक है। हम उसकी मतलब एक एक सेल भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो वो सारा पार्ट एनाटॉमी के अंदर ही आता है। और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस पे भी ना बच्चों हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी है वो बदलती रहती है। जैसे जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फीटस होता है, उसकी एनाटॉमी अलग होती है। ठीक है। फिर जब आप छोटे होते हो तो उसमें आपकी जैसे बोन्स ज्यादा होती हैं। ठीक है। आपकी बोन्स के अंदर ऑसिफिकेशन हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो तब आप अलग तरीके से आपकी एनाटॉमी होती है बॉडी की। जब आप अडल्टहुड पे आते हो तो आपकी एनाटॉमी जो है वो चेंज होने लग जाती है, प्यूबर्टी हिट होती है, तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी हमें बॉडी में दिखने को मिलते हैं। तो हर टाइम पे ना हर इंडिविजुअल की जो एनाटॉमी है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। एक स्टेज पे आके स्टेबल हो जाती है कि हाँ यही चीज है, बट बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सारे सेम रहते हैं। जैसे हार्ट है, अब आप जब से पैदा हुए हो और जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपके पास हार्ट रहेगा, स्टमक रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। बट कुछ कुछ चीजें हैं जो अलग अलग फेज पे चेंज हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने बनाए हैं सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। तो सबसे पहला है बच्चों कैडवेरिक एनाटॉमी। तो इसका हम कैडेवर वर्ड से ही समझ जाएंगे कि जब हम एक डेड इंसान के ऊपर स्टडी करते हैं, दैट इज कैडवेरिक एनाटॉमी। और ये यूजुअली हर मेडिकल फील्ड का स्टूडेंट इसके ऊपर स्टडी जरूर करता है एनाटॉमी। ठीक है। दूसरा सब डिविजन क्या है, लिविंग एनाटॉमी। यानी कि हम जो बंदा जिंदा है, जो इंडिविजुअल जिंदा है, उसको स्टडी कर रहे हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने, मगर मान लो मुझे किसी का क्लैविकल पाल्पेट करना है, ठीक है, या फिर मुझे किसी की मसल को चेक करना है, तो मैं उसे पाल्पेट करूंगी, मैं उसे टच करूंगी। ठीक है। कि मसल ज्यादा टाइट तो नहीं है, बहुत ज्यादा लूज तो नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम स्टेथोस्कोप से उसका हार्ट बीट सॉरी हार्ट साउंड सुनते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, लिविंग एनाटॉमी में, यानी कि आप लिविंग इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो। ठीक है। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप प्रीनेटल डेवलपमेंटल चेंजेस जो होते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर, उसकी स्टडी को हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी या फिर एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। राइट। नेक्स्ट जो है इज दी टोपोग्राफिक एनाटॉमी। ठीक है। तो टोपोग्राफिक एनाटॉमी जो होती है बच्चों, उसे सरफेस एनाटॉमी भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें ना हम जैसे पाल्पेट करते हैं, जैसे मान लो अगर हमें किसी का ब्लड निकालना होता है, ब्लड सैंपल लेना होता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स को पाल्पेट करते हैं ताकि वहां से हम ब्लड विड्रॉ कर सकें। ठीक है। तो उसके लिए हमें सरफेस एनाटॉमी पता होना चाहिए, हमें टच करके पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है। तो दैट इज सरफेस एनाटॉमी या फिर टोपोग्राफिक एनाटॉमी। नेक्स्ट इज दी रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। तो इसमें बच्चों हम सीटी, एमआरआई, एक्सरे वगैरह करते हैं एंड देन पूरे अच्छे से अंदर के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज दी कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो अदर फॉर्म ऑफ स्पीशीज हैं या फिर जो अदर फॉर्म ऑफ एनिमल्स हैं, उनके चेंजेस जो आते हैं फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, उनको हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट इज द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल फीचर्स या मेजरमेंट होते हैं ऑफ डिफरेंट रेसेस या ग्रुप ऑफ पीपल, उनको हम स्टडी करते हैं विद द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रेसेस को हम
कंपेयर करते हैं और उनके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट इज द अप्लाइड एनाटॉमी, इसको बच्चों क्लिनिकल एनाटॉमी भी करते हैं, यानी कि जो नॉलेज हमें एनाटॉमी से मिल रही है हम उसको कैसे अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ ही क्यों रहे हैं, ताकि हमें नॉर्मल पता चले, और जब हमें एक बार नॉर्मल पता होगा तभी तो हम एबनॉर्मल चीज को डिटेक्ट कर पाएंगे और ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मल ह्यूमन एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कुछ ऊपर या नीचे होता है तो हमें पता चल जाए कि हाँ दिस इज एबनॉर्मल, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। देन द नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। तो इसमें बच्चों डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एंड द लास्ट वन इज द जेनेटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, जेनेटिक्स। राइट, अब आते हैं बच्चों एनाटॉमिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो 1895 में बच्चों एक जर्मन एनाटॉमिकल सोसाइटी थी जिसने अप्रूव किया था 5000 टर्म्स को, जिसको हम कहते हैं BNA, दैट इज बैसिले नॉमिना एनाटॉमिका। ठीक है, तो इन्होंने ना 6 रूल्स बनाए, ठीक है, जो हर जगह फॉलो होते हैं आज भी, क्योंकि हमें करना तो सेंट्रलाइज पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि भाई इंडिया में अलग नॉमेनक्लेचर चल रहा है, रशिया में अलग चल रहा है, चाइना में अलग चल रहा है। अब लंग्स को लंग्स कहते हैं तो हर जगह लंग्स को लंग्स ही कहेंगे, स्टमक की स्टमक, ठीक है, ब्रेन को ब्रेन ही कहेंगे। आपने ये मतलब अपने रीजन वाइज सब डिवाइड कर देते हैं, बट अगर सेंट्रलाइज्ड बात करें तो अगर मैं किसी साउथ एशिया में जाके अगर मैं किसी को बोलूंगी, दूसरे हिस्से में जाके, या फिर मैं यूएसए में, रशिया में जाके किसी को बोलूंगी कि भाई मेरे को लंग्स में कंजेशन हो रहा है, तो दे विल अंडरस्टैंड, क्योंकि लंग्स जो है वो सबको पता रहेगा कि लंग्स का मतलब क्या होता है, फेफड़े। ठीक है, तो आप रीजन वाइज उसको हम हिंदी में फेफड़े बोल देंगे, बट सेंट्रलाइज्ड हमें करना पड़ेगा इस चीज को। तो इन्होंने ये 6 रूल्स लेट डाउन किए थे, कौन से, ईच पार्ट ऑफ द बॉडी शुड हैव वन नेम। तो ये मैंने तो आपको एग्जांपल से ही बता दिया कि अगर लंग्स हैं तो लंग्स को हमने लंग्स का ही नाम दिया है, कहीं और बॉडी में लंग्स नहीं होंगे। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई हैं तो वो एल्वियोलाई हैं। ठीक है, तो हर बॉडी पार्ट का एक नाम है। ईच टर्म शुड बी इन लैटिन, देन ईच टर्म शुड बी एज शॉर्ट एंड सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी टर्म नहीं करनी, छोटी टर्म करनी है। टर्म शेल बी मेयरली मेमोरी साइन, रिलेटेड टर्म शुड बी सिमिलर लाइक फिमोरल आर्टरी, वेन, नर्व एक्सेट्रा। अब देखो, जो फिमोरल आर्टरी है वो हमारे थाई में प्रेजेंट होती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई में। ठीक है, तो अब वहां के क्यों फीमोरल आर्टरी कह रहे हैं, क्योंकि वो फीमर यहाँ पे बोन है, इस वजह से क्वाड्रिसेप्स के सप्लाई करती है ये, तो इसलिए इसको फीमोरल आर्टरी कहा जा रहा है। ठीक है, तो वहीं से वेन भी जा रही है, तो उन्होंने सेम नाम रख दिया कि हाँ भाई इस रीजन में जो वेसल्स हैं उनको हम फीमोरल आर्टरी, वेन, नर्व कहेंगे। राइट, एडजेक्टिव शुड बी अरेंज्ड एज अपोजिट्स लाइक मेजर, माइनर, सुपीरियर, इंफीरियर। ठीक है, जैसे टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, दोनों मसल हैं पर हमने नाम से अपोजिट कर दिया, माइनर और मेजर, यानी कि एक बड़ी है एक छोटी है, लाइक दिस। सो टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं, बॉडी पोजीशन, प्लेन्स, बॉडी मूवमेंट्स, मसल एंड वेसल। ठीक है, तो पोजीशन में बच्चों हमारी एक एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन होती है, प्रोन पोजीशन होती है, एंड लिथोटमी पोजीशन होती है। ऑल्सो बच्चों फिजियोथेरेपी या फिर जनरल भी हम स्टार्टिंग पोजीशंस यूज करते हैं। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग पोजीशंस के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके उनको पढ़ लीजिएगा। प्लेन कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, सजाइटल, कोरोनल एंड ट्रांसवर्स। बॉडी मूवमेंट कितनी तरीके की है यहाँ पे, ग्लाइडिंग, एंगुलर, रोटेशन एंड स्पेशल। मसल्स की अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ पे बच्चों क्या समझाया गया है कि जब आप जैसे मसल है तो मसल की जब आप बात करोगे ना, जब आप मसल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको ये सारी टर्म्स ना, जैसे ओरिजिन, इंसर्शन, बेली, टेंडन, एपोन्यूरोसिस, ये बहुत कॉमनली दिखने को मिलेगी कि हाँ भाई उसको तो टेंडन में प्रॉब्लम है, उसके मसल बल्क में या मसल बेली में कुछ इशू हो गया है। ठीक है, मसल बेली का ये स्ट्रक्चर है, टेंडन का ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द एपोन्यूरोसिस। तो इन टर्म्स के बारे में ना आपको पता होना चाहिए, ये वो टर्म्स हैं जो कॉमनली एनाटॉमी में यूज होती हैं। ठीक है, ये सारी टर्म्स, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैंने इन सारी टर्म्स को यहाँ पे कवर किया हुआ है ऑफ डिफरेंट सब डिविजन्स। ठीक है, जैसे ही अगर हम वेसल्स की बात करें तो उसमें वेन, आर्टरी, कैपिलरीज, एनास्टोमोसिस, इन सारे टर्म्स की बात होती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेन्स हैं। ठीक है, बट आपको एक बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि भाई आर्टरी होती क्या है, तभी तो आप उसके टाइप्स पढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, जैसे आपको पता भी होंगी कुछ चीजें, बट कुछ नहीं पता होंगी।
अगर बॉडी पोजीशंस की बात करें बच्चों, तो इसमें हम 4 पोजीशंस ले रहे हैं, ठीक है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, आप सीधे खड़े हुए हो, सामने देख रहे हो, आपके जो आर्म्स हैं वो साइड में है और जो पाम है दीज आर फेसिंग फॉरवर्ड। तो एक यहाँ पे बच्चों बहुत कॉमन गलती कर जाते हैं बच्चे कि वो कहते हैं कि आर्म तो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं टुवर्ड्स द थाई, ठीक है, फेस कर रहे होता है उनका पाम, बट ऐसा नहीं होता। एनाटॉमिकल पोजीशन में जो पाम है वो सीधा फेस कर रहा होता है सामने की तरफ, और जो फीट हैं वो दोनों साथ में होती हैं। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है बच्चों, जो इंडिविजुअल है वो सीधे लेटे होते हैं, यानी कि अपने कमर के बल लेटे हुए होते हैं। आर्म्स जो होते हैं वो दोनों साइड में होते हैं, और पाम जो होते हैं वो फेस सेम होता है कि दे आर फेसिंग अपवर्ड, यानी कि वो छत की तरफ देख रहे होते हैं पाम, और जो फीट होती हैं वो साथ में होती हैं। प्रोन पोजीशन में क्या होता है बच्चों, जैसे इस फिगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो इंडिविजुअल है वो अपने चेस्ट पे, फेस पे, एब्डोमेन पे लाई करता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोन पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन क्या होती है बच्चों, नॉर्मली ये फीमेल्स के द्वारा यूज करी जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ देयर बेबी, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, फीमेल जो है वो अपने बैक पे लाई करती है, बट जो उनके लेग होते हैं उनको हम थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, एंड दीज आर सपोर्टेड बाय दी स्ट्रैप्स, ठीक है। अब दूसरा जो सब हेडिंग है बच्चों, दैट इज प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, वो सरफेस जहाँ पे मूवमेंट होती है। अब एक्सेस और प्लेन के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अब वहां से जाके और क्लियरली इस चीज को समझ लेना, एक्सेस और प्लेन दोनों को, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्लेन होते हैं बच्चों, कोरोनल, सेजाइटल एंड दी फ्रंटल प्लेन, ठीक है। तो सेजाइटल प्लेन में क्या होता है, रोटेशन ऑफ बॉडी अराउंड द एक्स एक्सिस और कोरोनल एक्सिस, ठीक है। तो यानी कि जो फ्रंट टू बैक मोशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं जो सेजाइटल प्लेन में हो रहे हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, जब बॉडी का जो सेगमेंट है वो मूव करता है अराउंड द वर्टिकल एक्सिस, तो यानी कि ग्राउंड से पैरेलल जो भी मोशंस होंगे दीज अकर इन दी ट्रांसवर्स प्लेन। यूजुअली जितनी भी हमारी रोटेशंस है, मीडियल लेटरल रोटेशन, वो ट्रांसवर्स प्लेन में ही होती हैं। नेक्स्ट इज द कोरोनल और द फ्रंटल प्लेन, यानी कि वो मोशंस जो किसके अराउंड होंगे, जेड एक्सिस या एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अराउंड, जो साइड टू साइड मोशंस हैं, जैसे कि एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम। ट्रांसवर्स में आप देख रहे हो पैरेलल टू द ग्राउंड, फ्रंट में आप देख रहे हो, फ्रंटल में आप देख रहे हो, और सेजाइटल में आप देख रहे हो। देन द नेक्स्ट डोमेन इज द बॉडी मूवमेंट्स। तो हमने पढ़ी थी 4 मूवमेंट्स, ग्लाइडिंग, एंगुलर, रोटेशन एंड स्पेशल मूवमेंट। तो ग्लाइडिंग में क्या होगा बच्चों, रिलेटिवली फ्लैट सरफेस होगी और वो मूव करेगी फ्रॉम साइड टू साइड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी कि देखो आप इस हाथ में, हाथ का मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है कि जो आपका हैंड है वो मूव कर रहा है ओवर द रेडियस एंड अल्ना, यानी कि अल्ना डेविएशन हो रहा है और रेडियल डेविएशन हो रहा है। तो इसमें जो एंगल होता है बच्चों वो ज्यादा चेंज नहीं होता। एंगुलर मूवमेंट में क्या होता है कि मतलब जो बोन्स के बीच में एंगल बन रहा है, या फिर जो जॉइंट पे जो एंगल है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, तो इसको ना हम मेजर भी करते हैं, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन। इसको हम मेजर करते हैं वाया गोनियोमेट्री, राइट। देन इज दी रोटेशन मूवमेंट। तो जब एक बोन रिवॉल्व करती है अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन मूवमेंट। तो ये जो बच्चों जितनी भी मूवमेंट है इनके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका वीडियो का लिंक, ठीक है। साथ के साथ गोनियोमेट्री का भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, सर्वाइकल स्पाइन की रोटेशन आ गई, मीडियल या लेटरल रोटेशन आ गई। स्पेशल मूवमेंट्स क्या होती हैं, जो बच्चों कुछ मूवमेंट्स हमारी बॉडी में ऐसी होती है ना जो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना सिर्फ एक या दो जॉइंट्स पे होती हैं। जैसे कि अगर हम फोरआर्म में देखें तो प्रोनेशन, सुपिनेशन होता है। अब ये चीज आपको शोल्डर में, हिप में, नी में देखने को नहीं मिलेगी। एंकल में आपका ई वर्जन और ई वर्जन होता है, इनवर्जन और ई वर्जन, वो भी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। सो दीज आर स्पेशल मूवमेंट्स जिनको आप कहीं कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सब डिविजन इज द मसल, यानी कि मसल पढ़ते टाइम जो जो टर्म्स हमें देखने को मिलेंगी वो कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन नाम से ही ऐसे तो हमें समझ आ रहा है कि जहां से आपकी मसल अराइज कर रही है, ठीक है, ओरिजिन ले रही है। बट अब ये कैसे पता चले कि कौन सा हिस्सा इसका ओरिजिन है और कौन सा हिस्सा इंसर्शन है, तो बच्चों ये ना चेंज होता रहता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर मूवमेंट, ठीक है। तो वो एंड ऑफ मसल जो कि फिक्स रहता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये है हमारी ब्रेकियालिस मसल जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो जब हम अपना ये फोरम वाला हिस्सा है ये ऊपर को लेके जा रहे हैं, तो ब्रेकियालिस का इंसर्शन कहाँ पे है, यहाँ से,
ठीक है, और ये इंसर्ट कहाँ हो रही है, यहाँ पे। तो जब आप ये हिस्सा ऊपर लेके जाओगे यानी कि द डिस्टल पार्ट इज मूविंग, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपका जो ये वाला हिस्सा है ये तो यहीं पे फिक्स रहेगा, ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर मूव हो जाएगा। सो दिस इज रिलेटिवली फिक्स्ड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्सिंग। तो ये हो गया इसका ओरिजिन वाला पार्ट। ठीक है, अब जब वाइस वर्सा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो शोल्डर जॉइंट है तो ये वाला एग्जांपल उस पे लागू नहीं होता उस वाली कंडीशन के ऊपर, बट डिपेंडिंग ये यूजुअली लोअर लिम्ब के जो जॉइंट्स होते हैं, जो लोअर लिम्ब की मसल्स होती है ना, उनका ओरिजिन और इंसर्शन जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। ठीक है, तो मैं आपको उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, बट अभी आप सिर्फ यही समझो कि ओरिजिन क्या होता है, वो एंड ऑफ द मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रिलेटिवली फिक्स्ड रहता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ना यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा कि अच्छा तो टेंडन तो दोनों तरफ है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि कौन सा ओरिजिन है कौन सा इंसर्शन है कैसे नहीं है। तो आपको सिर्फ एक बात बोलनी है कि सर या मैम वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है, आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो आप किस तरीके से कर रहे हो। सो इट इज इंटरचेंजेबल। ठीक है, बट उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा हिस्सा ओरिजिन का है, दैट इज रिलेटिवली फिक्स्ड। तो जो मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हिस्सा हमारा रिलेटिवली फिक्स्ड है, दैट बिकम्स द ओरिजिन। ठीक है, और इंसर्शन क्या होगा, वो हिस्सा जो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज मूविंग, ठीक है, विच रिलेटिवली मूव ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं इंसर्शन। अब मसल बेली क्या होता है बच्चों, जो मसल के बीच का बल्की पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मसल बेली। ठीक है, या फिर बल्क ऑफ द मसल। टेंडन, तो देखो मसल किससे अटैच होती है, बोन से। तो बोन को जो मसल से अटैच कर रहा है उसे हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, तो ये फाइब्रस पार्ट होता है। अब जब ये टेंडन फ्लैट हो जाता है, जैसे कहीं कहीं जगह पे हमें देखने को मिलेगा हैंड के अंदर, फीट के अंदर, उसे हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट सब डिवीजन की, दैट इज द वेसल्स। तो इन चार टर्म्स का हम यूज करेंगे जब वी विल स्टडी द वेसल्स। तो सबसे पहले आर्टरी। तो आर्टरी का क्या काम होता है बच्चों, की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अच्छा ब्लड है, उसको सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, उसको वो लेके जाती है टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पे टुवर्ड्स लिखा हुआ है बट इट इज अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि हम सबको पता है। एक्सेप्शन किसका है, पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी वेन क्या करती है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेन लेके जाती है ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट और आर्टरी लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, इसमें क्या एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन का। कैपिलरीज क्या होते हैं बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होते हैं जो कि आर्टरियोल्स को वेन्यूल्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक सिस्टम होता है वेसल्स का। तो ये आप जब आगे पढ़ोगे तब आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। बट एक बेसिक टर्म है कैपिलरी जो कि आप बहुत यूज करोगे, तो वो आपको एक पता होना चाहिए कि आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स को यहाँ पे एक्सचेंज होता है ब्लड का। ठीक है, तो वो क्या होता है कैपिलरी में। एनास्टोमोसिस क्या होता है, दीज आर प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशंस बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ोगे, एनास्टोमोसिस भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कोलेटरल सप्लाई देने के लिए, तो यू विल स्टडी इट। तो बच्चों यहाँ पे आप हमारा वीडियो खत्म होता है। कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, कुछ पूछना हो या फिर कुछ ऐड करना हो, तो प्लीज आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।